अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम प्रेडिकेट लॉजिक को ही आगे लेके चलेंगे। स्पेशली इसमें क्वांटिफायर्स की हम बात करेंगे और प्रोपोज़िशनल फंक्शन की बात करेंगे। और फंक्शन चाहे चाहे कोई भी हो, उसके बारे में आपको पता है कि वो कुछ इनपुट्स लेता है और कुछ आउटपुट देता है। तो जो प्रेडिकेट होगा या जो प्रोपोज़िशनल फंक्शन होगा, उसको हम किस तरह से इनपुट दे सकते हैं, उसके क्या-क्या तरीके हैं और उसके अलावा क्वांटिफायर्स क्या रोल प्ले करते हैं इसमें, वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं जी कि प्रेडिकेट जो है उसको हम मॉडल करते हैं एज़ ए प्रोपोज़िशनल फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पी ऑफ एक्स जो है, उसके बारे में हमने लिखा हुआ है कि अ, ये कह रहा है कि एक्स हैज़ विज़िटेड मेक्सिको। तो अब ये जो फंक्शन है इसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है। इसको आप एज़ इट इज़ प्रोपोज़िशन नहीं कह सकते क्योंकि इसकी ना ट्रुथ वैल्यू ना फ़ॉल्स है ना ट्रू है। लेकिन जब हम इसको कोई वैल्यू देंगे, लाइक हम ये कहते हैं कि पी ऑफ अहमद, इसका क्या मतलब होगा कि अहमद हैज़ विज़िटेड मेक्सिको। इस सूरत में इसकी कोई ट्रुथ वैल्यू होगी या अहमद ने मेक्सिको विजिट किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, या ट्रू होगी या फॉल्स। उसके बाद हम कुछ कन्वेंशन देख लेते हैं कि जो प्रेडिकेट्स होते हैं उसके बारे में जो है वो हम कैपिटल लेटर्स के साथ उसको डिनोट करते हैं, पी क्यू आर, या इवन हम कोई नाम भी यूज कर सकते हैं। लाइक अगर हम किसी के बारे में कहना चाहते हैं कि एक्स इज द प्राइम नंबर, तो हम ये नहीं करेंगे कि पी ऑफ एक्स, ये भी कर सकते हैं कि पी ऑफ एक्स उसको लिख दें, और ये भी कर सकते हैं कि प्राइम ऑफ एक्स टू डिनोट के एक्स इज अ प्राइम नंबर। उसके बाद ये वही बात है कि जो प्रेडिकेट है वो खुद से एक प्रोपोजिशन नहीं है। लाइक पी ऑफ एक्स जो है ये खुद से प्रोपोजिशन नहीं है, लेकिन जब उसको हमने इंस्टेंशिएट किया और उसको मैं अली को एज ए वेरिएबल पास किया तो ये एक प्रोपोजिशन। ओके। उसके बाद हम ये कर सकते हैं कि एक अभी तक हमने ऐसे प्रेडिकेट देखे हैं जिनमें सिर्फ एक इनपुट वेरिएबल है, लेकिन हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज किस तरह से कर सकते हैं कि हम ऐसे प्रोपोजिशनल फंक्शन बनाएं जिसमें एक से ज्यादा वेरिएबल्स हैं। लाइक यहाँ पे एक हमने एक प्रोपोजिशनल फंक्शन बनाया। यहाँ पे एक चीज का जो मैं जिक्र कर दूं कि प्रेडिकेट को और प्रोपोजिशनल फंक्शन को हम जो है वो इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। इन दोनों का एक ही मतलब है। जब भी हम प्रोपोजिशनल फंक्शन कहेंगे या प्रेडिकेट कहेंगे, तो इसका मतलब ये है कि हम एक फंक्शन की बात करते हैं जो कुछ वेरिएबल लेता है, एक या एक से ज्यादा वेरिएबल लेता है, और उसकी जो आउटपुट वैल्यू है या वो ट्रू होगी या फॉल्स। तो यहाँ पे जो ये प्रेडिकेट या जो प्रोपोजिशनल फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है, इसका मतलब ये है, ये चीज बता रहा है कि एक्स प्लेड क्रिकेट विद वाई एट जेड। अब इसमें जब हम वैल्यूज पास करेंगे, इसको जब हम सब्सटेंशिएट करेंगे, तो इसमें हम एक्स की जगह पे अली को पास कर रहे हैं, वाई की जगह पे यासिर को पास कर रहे हैं, और जेड की जगह पे इकबाल स्टेडियम। तो इसका मतलब क्या बना कि अली हैज प्लेड क्रिकेट, या अली प्लेड क्रिकेट विद यासिर एट इकबाल स्टेडियम। इसी तरह यहाँ पे एक एग्जांपल है एक और प्रेडिकेट की, जो कि सिर्फ एक इनपुट वेरिएबल ले रहा है, और ये क्या असर्ट कर रहा है कि x इज ग्रेटर देन 5। तो जब हम इसको सब्सटेंशिएट करेंगे, जब हम p ऑफ 4 कहेंगे, तो ये क्या होगा, इसका मतलब होगा कि 4 इज ग्रेटर देन 5। ऑब्वियसली ये जो प्रोपोजिशन होगी ये फॉल्स है। इसी तरह ये प्रोपोजिशन भी फॉल्स है, p ऑफ 5 जिसे हम कह रहे हैं। लेकिन p ऑफ 9 जो है ये ट्रू है। ठीक है। उसके बाद है डोमेन ऑफ डिस्कोर्स या यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स। डोमेन ऑफ डिस्कोर्स का मतलब क्या है कि अभी हमने ये बात की है कि हमारे पास कुछ फंक्शंस होंगे और उसमें फंक्शन में वेरिएबल्स होंगे। तो एक वेरिएबल जो है, एक फंक्शन का कोई भी वेरिएबल, प्रोपोजिशनल फंक्शन का वेरिएबल या प्रेडिकेट का जो वेरिएबल है, जो वो पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है, उसको आप कहते हैं कि ये उस वेरिएबल की डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है, यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स है, या सिंपली आप इसको डोमेन। फॉर इंस्टेंस अगर हमारे पास ये है कि p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज ग्रेटर देन x। अब हम ये कहना चाहते हैं कि p ऑफ x इज ट्रू फॉर एवरी नंबर x। ठीक है। तो ये एक पावर है प्रेडिकेट की कि उसके जरिए, यानी प्रेडिकेट
के जरिए हम जो है वो एक बात जो है बड़ी कंसाइजली कह सकते हैं। अगर हम ये ना कहें तो उसका अल्टरनेट हमारे पास क्या है कि हमें ये कहना पड़ेगा कि 0+1 जो है वो 0 से बड़ा है, 1+1 इज ग्रेटर देन 1, सिमिलरली 2+1 इज ग्रेटर देन 2 एंड सो ऑन। ये चीजें हमें एन्यूमरेट करनी पड़ेंगी जितनी भी आपके पास डोमेन में हो, या उसको हम कंसाइजली एक प्रेडिकेट की शक्ल के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे वही बात जो भी मैंने कहा है कि जो भी वैल्यू यहाँ पे x ले सकता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिखा है कि पी एफ एक्स इज ट्रू फॉर एवरी नंबर x। इसका मतलब ये है कि जो x की डोमेन ऑफ डिस्कोर्स है वो तमाम नंबर्स, यहाँ पे हमने ज्यादा क्लियरली नहीं लिखा है कि वो नंबर्स कौन से हैं, वो रियल नंबर हैं, वो इंटीजर नंबर हैं, वो रैशनल नंबर हैं, वो इरैशनल नंबर हैं। लेकिन जिस तरह हम आगे प्रोसीड करेंगे तो इसको हम ज्यादा स्पेसिफाई करते जाएंगे कि ये फंक्शन जो है वो हम रियल नंबर के ऊपर लिख रहे हैं, या ये फंक्शन जो है वो हम इंटीजर्स के ऊपर लिख रहे हैं, एंड सो ऑन। उसके बाद है कि क्वांटिफायर एक्सप्रेशन क्या होता है। क्वांटिफायर जो है बेसिकली ये आपको एक नोटेशन प्रोवाइड करता है जिसके जरिए आप क्वांटिफाई करते हैं या काउंट करते हैं कि इस डोमेन के अंदर कितने जो वैल्यूज हैं वो एक प्रेडिकेट को या एक प्रोपोजिशनल फंक्शन को सेटिस्फाई करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि क्वांटिफायर एक्सप्रेशन जो है वो आपको ये बताता है कि इस डोमेन ऑफ डिस्कोर्स में आपके वेरिएबल की कितनी वैल्यूज जो है वो किसी खास प्रेडिकेट को सेटिस्फाई करते हैं। तो इसमें दो ऑपरेटर्स जो है वो हम यूज करते हैं। एक ये ऑपरेटर्स है, इसको हम पढ़ते हैं फॉर ऑल, फॉर ऑल ऑपरेटर, या इसको हम कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा जब हम किसी भी एक प्रेडिकेट के साथ इसको अटैच करेंगे। फॉर एग्जांपल जब हम कहेंगे कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स, तो इसका मतलब ये होगा कि पी एक्स जो है वो ट्रू है फॉर एवरी वैल्यू दैट कैन बी असाइंड टू एक्स। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स का मतलब ये होगा कि पी एक्स जो है वो एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू है। और अगर आपको कोई भी एक ऐसी मिल जाए एक्स की जिसके ऊपर पी ऑफ एक्स ट्रू नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि ये वाली जो है वो प्रोपोजिशन ये ट्रू नहीं है बल्कि ये फॉल्स। ठीक है। उसके बाद इसको देखते हैं कि अगर आपकी डोमेन जो है वो डोमेन ऑफ एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी आपका प्रेडिकेट पी ऑफ एक्स ही है, लेकिन आपके पास जो एक्स की वैल्यूज हैं वो पॉजिटिव इंटीजर से आ रही हैं, तो ये चीज किसके इक्विवेलेंट होगी? फॉर ऑल एक्स पी एक्स जो है वो इक्विवेलेंट होगी P1 P2 P3 इनकी कंजंक्शन के बराबर। यानी ये सारे के सारे ट्रू होंगे तो तब ही आप कह सकेंगे कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स जो है ये ट्रू है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है, इसको कहते हैं फॉर सम ऑपरेटर या एटलीस्ट वन ऑपरेटर। तो जब भी आपके पास किसी प्रेडिकेट के साथ पी ऑफ एक्स है, इसके साथ ये लिखा हुआ है फॉर सम ऑपरेटर या एग्जिस्टेंशियल ऑपरेटर, तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है ये तब ट्रू होगा जबकि पी ऑफ एक्स जो है वो एक्स की किसी एक वैल्यू के लिए भी ट्रू हो या एक से ज्यादा वैल्यूज। तो इसका मतलब है एटलीस्ट वन। ठीक है, कि दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि फॉर सम एक्स पी एक्स जो है, यानी ये वाला एक्सप्रेशन ये कब ट्रू होगा? जब पी एक्स ट्रू होगा एक्स की कम से कम एक वैल्यू के लिए। ठीक है। उसके बाद आप ये कहते हैं, दोबारा वही एग्जांपल है कि अगर आपकी डोमेन ऑफ एक्स जो है, यानी एक्स को जो जो वैल्यूज असाइन की जा सकती हैं वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो फॉर सम एक्स पी एक्स जो है ये किसके बराबर होगा? ये इक्विवेलेंट होगा पी ऑफ वन डिसजंक्शन पी ऑफ टू डिसजंक्शन पी ऑफ थ्री एंड सो ऑन। ठीक है। तो डिसजंक्शन से भी आप ये देख सकते हैं कि फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स कब ट्रू होगा? जब या पी ऑफ वन ट्रू हो जाए, या पी ऑफ टू ट्रू हो जाए, या पी ऑफ थ्री ट्रू हो जाए, या इनमें से एक से ज्यादा कोई ट्रू हो जाए, लेकिन कम से कम किसी एक का ट्रू होना जो है वो लाजमी। अच्छा, नेक्स्ट है फॉर ऑल एक्स पी एक्स, फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन पी एक्स। इसका मतलब ये हो रहा होता है लाइक जब अगर हम ये कहते हैं कि इसको हम पढ़ते ये हैं फॉर ऑल एक्स पी एक्स, और इसको इसका मतलब ये होता है कि फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन, के डोमेन में जितनी भी एक्स की वैल्यू है उसके लिए पी एक्स इज ट्रू। इसी तरह फॉर ऑल एक्स पी एक्स जो है ये ट्रू कब होगा?
इफ px इज ट्रू फॉर एवरी x इन द डोमेन, ठीक है। और ये फॉल्स कब होगा, जबकि आपका p ऑफ x जो है वो फॉल्स है फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ x इन द डोमेन, ठीक है। फॉर ऑल x px जो है वो उस वक्त फॉल्स होगा जबकि p ऑफ x जो है वो फॉल्स है फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू इन द डोमेन, वन वैल्यू ऑफ x इन द डोमेन। और जिस वैल्यू को के ऊपर p ऑफ x फॉल्स है तो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन में आप ये कहते हैं कि ये इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए काउंटर एग्जांपल, ठीक है। काउंटर एग्जांपल के बारे में हम दोबारा भी बात करेंगे, उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लें। लेट p of x is equal to for every real number x square is equal to 0। अब हमने ये देखना है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है या ट्रू है, और फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, या ट्रू है तो क्यों। इसमें हम ये कह रहे हैं कि हर जो रियल नंबर का स्क्वायर है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि फॉर एवरी रियल नंबर x द स्क्वायर ऑफ x इज ग्रेटर देन। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फॉल्स क्यों है कि आपको पता है कि आपके पास एक रियल नंबर 0 खुद से भी है। 0 का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा, विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो आपको एक वैल्यू ऐसी मिल गई जिसके ऊपर p ऑफ x फॉल्स है, तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी जो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है ये ट्रू नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि फॉर ऑल x p ऑफ x, ठीक है। उसके बाद आप ये कहते हैं कि दूसरा एक एग्जांपल, लेट p ऑफ x जो है वो किसके बराबर है, फॉर एवरी रियल नंबर x स्क्वायर माइनस वन इज ग्रेटर देन 0। ये ट्रू है या फॉल्स। तो इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आप वन का स्क्वायर ले, वन का स्क्वायर वन के बराबर है, माइनस वन 0 हो जाएगा, और 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0। या इवन आप 0 से 1 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं उनका अगर आप स्क्वायर लें तो वो 1 से कम होगा, यानी वो 0 और 1 के दरमियान में ही रहेगा। उसमें से 1 माइनस करेंगे तो जो आपकी एंटिटी है वो नेगेटिव है, विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो ये भी आपका जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स है। तो आपने किस तरीके से इनको फॉल्स कहा, आपने इनको फॉल्स कहा कि जब आपको एक ऐसी एग्जांपल मिल गई जब जिसपे आपने इस एक्सप्रेशन को या इस p ऑफ x को फॉल्स प्रूव कर, ठीक है। तो उस एग्जांपल को आप काउंटर एग्जांपल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी काउंटर एग्जांपल इस एक्सप्रेशन में 0 थी, हमने कहा था कि 0 का स्क्वायर 0 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे काउंटर, यहाँ भी 0 जो है वो आपकी काउंटर एग्जांपल एक हो सकती है। दूसरी काउंटर एग्जांपल आपके पास हो सकती है कि आप स्क्वायर ले रहे हैं 0.5 का, 0.5 का स्क्वायर लेंगे वो 0.25 आएगा, उसमें से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस 0.75 आएगा, विच इज नॉट ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो है, यहाँ पे हम उसी काउंटर एग्जांपल के बारे में बात कर रहे हैं जिसको मैंने अभी एक्सप्लेन। उसके बारे में बाद एक आपके पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस प्रोपोजिशन फॉर ऑल x p of x व्हेन द डोमेन इज एम्प्टी, ठीक है। यानी x की जो डोमेन है वो एम्प्टी है, x कैन नॉट अज्यूम एनी वैल्यू। तो इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, इसकी ट्रूथ वैल्यू जो है वो ट्रू है। लेकिन ट्रू क्यों है, ट्रू इसलिए है कि हम जब x की डोमेन जो है वो एम्प्टी होगी तो हम कोई एक ऐसी काउंटर एग्जांपल नहीं ले सकते, x की कोई ऐसी वैल्यू नहीं जो है वो एक्सप्रेस कर सकते जिसके ऊपर p ऑफ x फॉल्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने यही देखा है कि यहाँ पे जो आपकी थर्ड स्टेटमेंट है जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ कि p ऑफ x जो है उसके उसको किसी x की किसी एक वैल्यू के ऊपर आपने प्रूव करना है कि ये फॉल्स है, यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन को फॉल्स प्रूव कर। तो जब आपकी x की डोमेन जो है वो एम्प्टी होगी तो आप ये नहीं कर सकेंगे, इवेंचुअली आप ये कहेंगे कि जो एम्प्टी डोमेन है उसके लिए फॉर ऑल x p ऑफ x जो है वो ट्रू के बराबर ही होता है। उसके बाद है यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन की एग्जांपल्स हैं। इंग्लिश में आपके पास क्या क्या चीज आएगी तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। द स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर, यहाँ पे एवरी नंबर जो है ये आपके लिए कैच वर्ड है। एवरी का मतलब ये है कि हर नंबर जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। फॉर एवरी नंबर इट्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे बिल्कुल सेम है, लॉजिकली सेम है, उनको सिर्फ हमने रिफ्रेश किया।
तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि एक हम प्रेडिकेट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं कि पी ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन। उसके बाद हमने डोमेन को सेट कर दिया कि डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो आप इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो ये होगा कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे हम इससे कंसर्न नहीं है कि इसकी वैल्यू जो है वो ट्रूथ वैल्यू क्या है, वो हमने पिछली स्लाइड में अभी आपने देखी कि एग्जैक्टली जब यही फंक्शन था तो उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या थी। अभी यहाँ पे मकसद ये है कि इंग्लिश सेंटेंस जब आपके पास आएगा उसमें क्या चीज ऐसी होगी जिससे आपको पता चलेगा कि इस स्टेटमेंट को लॉजिकल फॉर्म में या मैथमेटिकल फॉर्म में ट्रांसलेट करने के लिए आपको यूनिवर्सल क्वांटिफायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज विजिटेड मैक्सिको। एक ये है, इसी की इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैव विजिटेड मैक्सिको। तो ये दोनों चीजें एक ही चीज जो है, ये दोनों सेंटेंसेस एक ही चीज को असर्ट कर रहे हैं कि जो इस क्लास है यानी आपकी क्लास सपोज कर लें तो उसके तमाम के तमाम स्टूडेंट जो है उन्होंने मैक्सिको विजिट किया। तो इसके लिए भी हम एक प्रेडिकेट बना लेते हैं कि एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हैज विजिटेड मैक्सिको। डोमेन जो है उसको हम ये सपोज कर लेते हैं कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो डोमेन है, यानी एक्स की वैल्यू जो है वो आपका पहला स्टूडेंट हो सकता है, दूसरा हो सकता है, तीसरा हो सकता है या लास्ट स्टूडेंट हो। तो फाइनली इसकी ट्रांसलेशन क्या बनेगी, वो ये बनेगी कि फॉर ऑल एक्स एम ऑफ एक्स। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जांपल है फॉर एवरी नंबर या फॉर ऑल नंबर्स एक्स एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, फॉर एवरी या एवरी नंबर या फॉर ऑल नंबर्स एक्स एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स। तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा प्रेडिकेट होगा वो ये है कि एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स। डोमेन इज द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और उसका जो ट्रांसलेशन होगा वो ये होगा कि फॉर ऑल एक्स क्यू। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को ही हम उसके साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी आप क्वांटिफिकेशन यूज करते हैं, चाहे वो यूनिवर्सल हो या इसके बाद जो हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को पढ़ेंगे, तो आपका जो वेरिएबल का डोमेन है वो बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज है। लाइक आपने लिखा हुआ है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो सकती है एक डोमेन के लिए लेकिन फॉल्स हो सकती है एक डिफरेंट डोमेन के लिए। ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास पी ऑफ एक्स ये है कि एक्स क्वालिफिकेशन इज एट लीस्ट मास्टर्स। ठीक है, अगर आपके पास पहली डोमेन ये है, डोमेन वन ये है कि सेट ऑफ ऑल फैकल्टी मेंबर्स ऑफ जीसीयूएफ, और आपका एक्सप्रेशन ये है कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स। ठीक है, क्या ये जो ऑल एक्स पी फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स ये ट्रू है डी वन के ऊपर? तो डी वन के ऊपर हम जानते हैं कि ट्रू है क्योंकि आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है टू ज्वाइन एज ए फैकल्टी मेंबर वो मास्टर्स। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी प्रेडिकेट की बात करें और इसी प्रोपोजिशन की बात करें कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, क्या ये ट्रू है डी टू के ऊपर भी? तो डी टू को देखते हैं, डी टू क्या है। ये सेट ऑफ ऑल स्टाफ मेंबर्स है जो कि जीसीएफ के अंदर। तो हमें पता है कि हमारे पास ऐसे स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि मास्टर्स नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अकाउंट डिपार्टमेंट के किसी एक जो फैकल्टी मेंबर नहीं, जो उनका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके किसी एक एम्प्लॉय की एग्जांपल ले सकते हैं और उसको एज ए काउंटर एग्जांपल जो है वो शो करवा सकते हैं कि ये एक एम्प्लॉय है जो कि यूनिवर्सिटी के स्टाफ का हिस्सा है लेकिन वो मास्टर्स नहीं है। ठीक है, तो वो आपकी काउंटर एग्जांपल हो गई। तो इसका मतलब ये है कि आपका फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स जो है वो डी टू के ऊपर ट्रू नहीं है, लेकिन यही एक्सप्रेशन जो था वो एक डिफरेंट डोमेन के ऊपर जो था वो ट्रू था। सॉरी। उसके बाद एक और प्रेडिकेट जो है उसको कंसिडर करें कि क्यू एफ एक्स ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स। डी वन आपके पास है सेट ऑफ इंटीजर्स और डी टू है आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। आपके पास एक्सप्रेशन है फॉर ऑल एक्स क्यू एफ एक्स। क्या ये डी वन के ऊपर ट्रू है या ये डी टू के ऊपर ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हमने देखना। तो डी वन के ऊपर जो है वो ट्रू है। डी वन के ऊपर जो है उसको भी हम उस तरह से ट्रू नहीं कर सकते।
अच्छा, मैं अभी इसको जो है वो चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि हम इसको किसी एक के ऊपर ट्रू कह सकें। अभी मैं ये जो एक्सप्रेशन है इसको चेंज कर रहा हूँ। कि हम ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। क्या ये इंटीजर्स के लिए ट्रू है? अगर हम कहेंगे दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, तो जीरो के लिए जब हम करते हैं, जीरो का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये ट्रू है। वन का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, विच इज ट्रू। टू जो है वो फोर, उसका जो स्क्वायर है वो फोर है, और आगे ये ट्रू चलता रहेगा। अगर आप जीरो से पीछे की तरफ जाएं, माइनस वन का स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस वन, माइनस टू का स्क्वायर इज ग्रेटर देन माइनस टू, एंड सो। लेकिन अगर हम इसी को, इसके बारे में तो हम ये जो है वो श्योरिटी के साथ ये कह सकते हैं कि फॉर रियल नंबर्स फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स जो है, दिस इज ट्रू। D1 जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स पे था, लेकिन यही एक्सप्रेशन क्या सेट ऑफ रियल नंबर्स में भी ट्रू है? D2 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि D2 जो है वो सेट ऑफ रियल। तो हम या तो कहेंगे कि ये ट्रू है, या हम एक काउंटर एग्जांपल जो है वो देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जब हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे फॉर एनी नंबर विच इज बिटवीन 0 and 1, फॉर एग्जांपल मैं वही नंबर जो है वो हम यूज कर सकते हैं। 0.5 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो वो 0.25 के बराबर आता है, तो वो x से बड़ा नहीं है, यानी 0.25 इज नॉट ग्रेटर देन 0.5। तो हमें एक काउंटर एग्जांपल मिल गई, तो हम ये कहते हैं कि फॉर ऑल एक्स क्यू एक्स जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर जो है वो उसके बाद है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसको हम पढ़ते किस तरह से हैं? अगर ये आपके पास जो है वो लिखा हुआ हो, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ हो, तो हम ये कहते हैं जी कि इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि फॉर सम एक्स पी एक्स। और ये ट्रू कब होगा? इफ पी एक्स इज ट्रू फॉर एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन। ठीक है। और फॉर ऑल एक्स, सॉरी सॉरी, फॉर सम एक्स पी एक्स जो है ये फॉल्स कब होगा? जब पी एक्स इज फॉल्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन द डोमेन। ये तब फॉल्स होगा जब आप ये प्रूव कर दें कि p ऑफ x जो है वो फॉल्स है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x इन द डोमेन। तो फिर आप कहेंगे कि फॉर सम x p ऑफ x दिस प्रोपोजिशन इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट के बजाय फॉल्स जो है वो ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि हम प्रोपोजिशन की बात कर रहे हैं। तो हम ट्रू या फॉल्स के सेंस के अंदर ही इसको देखेंगे। अच्छा, फाइनली ये उसी तरह का एक क्वेश्चन है कि अगर आपकी डोमेन एम्प्टी है, तो फिर फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स जो है उसकी वैल्यू क्या होगी? क्या वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा? तो उसका जवाब ये है कि वो फॉल्स होगा। लेकिन फॉल्स क्यों होगा? फॉल्स इसलिए होगा कि हमें एक्स की कोई ऐसी वैल्यू नहीं मिले जिसके ऊपर पी ऑफ एक्स जो था। ठीक है। तो इसको अगर आप कंट्रास्ट करें फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स के साथ, तो वो एम्प्टी डोमेन के लिए ट्रू था। वो इसलिए ट्रू था कि वहां पे हमें काउंटर एग्जांपल चाहिए थी उसको फॉल्स करने के लिए। यहाँ पे हमें एक ऐसी एग्जांपल चाहिए जहाँ पे पी ऑफ एक्स जो है वो ट्रू है, और एक्स की तो वैल्यू कोई हो नहीं सकती क्योंकि डोमेन एम्प्टी। तो इसलिए फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स इज फॉल्स फॉर एम्प्टी डोमेन। एंड दूसरी चीज ये है कि फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स जो था, जो जो हमने पहले देखा है कि वो एम्प्टी डोमेन के लिए ट्रू था, क्योंकि वहां पे हम काउंटर एग्जांपल नहीं अभी हम ये देखते हैं कि कुछ एग्जांपल जो है वो एक्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की। सम स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास हैव विजिटेड मेक्सिको। देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देयर इज अ स्टूडेंट इन दिस क्लास। at least one student of this class has visited Mexico। तो ये जो चीजें हैं, some students, there is a student, at least one student, जब इस तरह की जो आपके पास आपको फ्रेज के अंदर कुछ तरह की चीज मिलेगी, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि ये जो इस सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वो रिक्वायर कर रहा है एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को। तो हमारे पास जो हमने पहले से एक प्रेडिकेट बनाया था उसी को रीयूज कर रहे हैं। mx ये है कि x has visited Mexico, domain is students of this class। कि x की वैल्यू जो है वो क्लास के स्टूडेंट्स है, और उसका ट्रांसलेशन जो है वो ये होगा
for some x m of x। उसके बाद हम एक और चीज जो है वो एक और एग्जांपल देखते हैं, देयर एग्जिस्ट सम प्राइम नंबर्स इन फर्स्ट 10 इंटीजर्स। ठीक है, दूसरा इसी को एक डिफरेंट तरीके से लिखने का जो तरीका है वो ये है कि देयर इज एटलीस्ट वन प्राइम नंबर इन फर्स्ट 10 इंटीजर्स। तो जिस तरह हमने एक प्रेडिकेट जो है वो नया बनाया जिसको हम कह रहे हैं प्राइम ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे उस कन्वेंशन को हमने चेंज किया जिसमें मैं पहले भी आपसे जिक्र कर चुका था कि लाजमी नहीं है कि आप अपने फंक्शन का या प्रेडिकेट का नाम पी क्यू आर ही रखें, वो एक वर्ड भी हो सकता है। तो यहाँ पे एज ए वर्ड हमने यूज किया प्राइम ऑफ एक्स का मतलब ये है कि एक्स इज अ प्राइम नंबर। अब डोमेन जो है वो पहले 10 इंटीजर्स हैं पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। इसको मैं यहाँ पे चेंज भी कर देता हूँ। What I meant was first 10 positive integers. तो पहले जो 10 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका सेट हमने यहाँ पे लिख लिया है कि वो 1 से 10 तक हैं, और इसकी जो ट्रांसलेशन होगी वो ये होगी कि फॉर सम एक्स प्राइम ऑफ एक्स। इसका जो ट्रूथ वैल्यू है वो अगर आप देखना चाहें कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो पहले 10 इंटीजर्स में हमें एक एग्जांपल 2 की मिल जाती है जो कि प्राइम है, उसके अलावा 3 की मिल जाती है जो कि प्राइम है, उसके अलावा 5 की मिल जाती है जो प्राइम है। तो यू हैव मोर देन वन नंबर्स इन फर्स्ट 10 इंटीजर्स दैट आर प्राइम। तो आप ये कह सकते हैं कि, और आपको चाहिए कितना था, यू नीडेड एट लीस्ट वन। तो वी हैव मोर देन वन, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि फॉर सम एक्स प्राइम ऑफ एक्स इज ट्रू ओवर दिस डोमेन ऑफ कोर्स। ओके, उसके बाद हम फ्री और बाउंड वेरिएबल्स के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। एक एक्सप्रेशन है फॉर एग्जांपल पी ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि x जो है वो एक फ्री वेरिएबल है, x जो है उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई। अब x को वैल्यू असाइन करने का तरीका क्या है, या तो आप उसकी क्वांटिफिकेशन करें। क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या होगा, यानी अगर यहाँ आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर उसके साथ लगाएंगे या एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगाएंगे। अगर आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर उसके साथ यूज करते हैं तो उससे क्या होगा कि आप ये कह रहे हैं कि x जो होगा वो सारी वैल्यूज अज्यूम करेगा इस अपने डोमेन के अंदर। ठीक है, और अगर आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगा रहे हैं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जो है x कोई भी वैल्यू अज्यूम करके ट्रू होगा, तो फिर आपका जो है वो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ आपका जो प्रोपोजिशन है वो ट्रू हो जाएगा। तो जब आप इसके साथ कोई क्वांटिफायर लगाते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये स्टेटमेंट है फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स वाई। इसमें आप ये देख सकते हैं कि x जो है, x को आपने बाउंड कर दिया इस क्वांटिफायर की वजह से, कि x के बारे में आप ये कह रहे हैं कि x विल अज्यूम एवरी वैल्यू इन इट्स डोमेन, लेकिन आपने y के बारे में कुछ नहीं कहा। तो इसमें आपके पास एक फ्री वेरिएबल जो है वो यहाँ पे। तो वेरिएबल्स को जब भी आप कोई वैल्यू देंगे, चाहे आप उसको क्वांटिफिकेशन के जरिए दें या आप इस तरीके से दें, सब्सटेंशिएशन इसको दें, या क्वांटिफिकेशन से दें या सब्सटेंशिएशन से दें, तो आपका जो फ्री वेरिएबल है दे टर्न इनटू बाउंड वेरिएबल। और जब जब तक आपकी जो प्रोपोजिशनल फंक्शन है उसमें सारे के सारे वेरिएबल जो है वो बाउंड वेरिएबल नहीं होंगे, आप उसकी ट्रुथ वैल्यू के बारे में कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, यही इस चीज को यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एनी एक्सप्रेशन विदाउट एनी फ्री वेरिएबल इज अ प्रोपोजिशन, हाउएवर एन एक्सप्रेशन विद फ्री वेरिएबल इज नॉट अ प्रोपोजिशन। फॉर इंस्टेंस इस तरह हमने कहा था कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स वाई, इसमें हमने एक्स को तो बाइंड कर दिया। ठीक है, इस क्वांटिफायर की वजह से एक्स बाइंड हो गया, लेकिन वाई जो है वो स्टिल फ्री वेरिएबल है। तो इसको आप लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू सम फंक्शन क्यू ऑफ वाई। ठीक है, जहाँ पे वाई जो है वो एक फ्री वेरिएबल। उसके बाद क्वांटिफायर्स हैं और डोमेन रिस्ट्रिक्शन है। ये एक नोटेशनल कन्वीनियंस के लिए कुछ चीजें हैं जो
यूज की जाती हैं, उसी तरह की चीज है। देयर आर वेज टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन विद इन द क्वांटिफिकेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फॉर ऑल x ग्रेटर देन 0 p of x इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सेइंग कि p of x is true for all that are greater than 0। क्योंकि यहाँ पे हमने नंबर की बात नहीं की, तो इसलिए स्टेटमेंट में भी हम नंबर नहीं कह रहे। आल्दो हमें पता है कि जीरो से ज्यादा, जीरो से बड़ा होना जो है, ये एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि नंबर्स के साथ ही एसोसिएटेड है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये क्या कह रहा है, ये इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन क्या होगा? इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन जो है वो ये वाला, ठीक है। फॉर ऑल x, x इज ग्रेटर देन 0 एंड इट इंप्लाइज के p ऑफ x जो है वो, ठीक है। सिमिलरली, अगर आप ये कहना चाहें कि p ऑफ x जो है उसके साथ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज करना है और आपकी जो डोमेन है वो ग्रेटर देन 0 है, ऑल दैट आर ग्रेटर देन 0, तो आप ये लिखेंगे कि फॉर सम x ग्रेटर देन 0 p ऑफ x। तो इसका मतलब यही होगा कि x से बड़े कुछ जो नंबर्स हैं उनके लिए p ऑफ x जो है वो ट्रू होना चाहिए। इसका इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन है वो जो डोमेन रिस्ट्रिक्शन के बगैर होगा, वो ये होगा कि फॉर सम x, x इज ग्रेटर देन 0 एंड p ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे देखें, एक ही तरह की चीज थी, लेकिन उसका जो ट्रांसलेशन है वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर के लिए डिफरेंट था और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर जो है उसके लिए डिफरेंट था। अब इसको देखने के लिए कि ये दोनों डिफरेंट क्यों है, ठीक है। आप इस चीज पे जरा गौर करें कि जब हम ये कहते हैं कि फॉर ऑल x, x इज ग्रेटर देन 0 इम्प्लाइज p ऑफ x, ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगी? जब आप 0 से बड़े जो एंटिटीज हैं उनके ऊपर इसको अप्लाई करेंगे तो ये ट्रू होगा। तो जिसके लिए ये ट्रू होगा उसके लिए p ऑफ x भी ट्रू होना चाहिए। for all those that are greater than 0, for all those x that are greater than 0 p of x, ठीक है। ऑन द कंट्रेरी, अगर हम यहाँ पे इस तरह की चीजें कह देते हैं, ठीक है, तो तब क्या होगा कि x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके साथ एक कंजंक्शन के जरिए आप इसको अटैच करते हैं कि p ऑफ x जो है वो, इसको आगे भी हम किसी एग्जांपल में देखेंगे और डिटेल में देखेंगे कि इन दोनों के जो है डिफरेंस क्या है, कि जब आप यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन के साथ ये स्टेटमेंट यूज करते हैं तो फिर आपकी इम्प्लीकेशन क्यों यूज होती है, और जब आप एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ इसी तरह की एक स्टेटमेंट यूज करते हैं तो तब आपके पास जो है वो कंजंक्शन क्यों यूज। उसके बाद ये है कि इंग्लिश से ट्रांसलेशन। एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज स्टडीड कैलकुलस यूजिंग प्रेडिकेट एंड जो क्वांटिफायर है इसको हमने ट्रांसलेट करना है। तो p ऑफ x ये है कि x जो है उसने कैलकुलस स्टडी की हुई है। डोमेन 1 इज द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास। तो ट्रांसलेशन क्या होगी? फॉर सम x p ऑफ x, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास डोमेन डिफरेंट हो जाए, D2 ये है कि इज द स्टूडेंट ऑफ GCF, ठीक है, लेकिन हमारा जो मेन सेंटेंस है जिसको हम ट्रांसलेट करने जा रहे हैं वो इसी क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में कह रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें एक और चीज चाहिए होगी, एक और प्रेडिकेट चाहिए होगा जो कि ये असर्ट कर रहा है कि x जो है वो इस क्लास का स्टूडेंट है। तो हम वो प्रेडिकेट जो है वो यहाँ पे बना लेते हैं। स्टूडेंट x का मतलब ये है कि x इज इन दिस क्लास या x इज द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। तो उसकी ट्रांसलेशन जो है वो कॉन्सिक्वेंटली ये होगी कि फॉर ऑल x, स्टूडेंट x implies p of x। अगर x is a student of this class, then x has studied calculus। Sorry। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सप्रेस द स्टेटमेंट सम स्टूडेंट्स इन दिस क्लास हैज विजिटेड मैक्सिको यूजिंग प्रेडिकेट्स एंड क्वांटिफायर। उसमें हमारे पास, हमें पता है कि हमने एक प्रेडिकेट यूज किया था, उसी को हम रीयूज कर रहे हैं हर जगह पे कि हम x, इसको पहले भी देख चुके हैं। D1 ये है कि x इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, द ट्रांसलेशन इज फॉर सम x m of x। लेकिन अगर डोमेन चेंज हो जाए और डोमेन चेंजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स इन दिस क्लास टू द
all people in the world या all students in the university या to every other thing, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो स्टूडेंट के लिए इसी तरह से हम एक प्रेडिकेट बनाएंगे जैसे हमने लास्ट टाइम बनाया था पिछले स्लाइड में, और ट्रांसलेशन होगी कि फॉर सम एक्स स्टूडेंट एक्स एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास एंड एक्स हैज विजिटेड मैक्सिको। अब आपने ये देखना है कि ये वाली जो ट्रांसलेशन है ये क्यों इनकरेक्ट है, इसी सेंटेंस की ये वाली ट्रांसलेशन क्यों इनकरेक्ट है। हालांकि इससे मिलती जुलती जो फॉर्म थी हमने वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर के साथ यूज की, ठीक है। उसकी वजह ये है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कब ट्रू हो जाएगी, जब मैं कोई एक ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आपकी क्लास का स्टूडेंट नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ पर्सन नदीम जो कि आपकी क्लास का स्टूडेंट नहीं है। जब वो बंदा आपकी क्लास का स्टूडेंट नहीं है तो उसका मतलब ये है कि आपके पास इस इम्प्लीकेशन की प्रेमिस जो है वो फाल्स हो जाएगी, और इम्प्लीकेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, फाल्स इम्प्लाइज। अब आपको ये पता है कि जब आपके पास जो है वो इम्प्लीकेशन की जो प्रेमिस है वो फाल्स होती है तो आपको जो उसका कंक्लूजन है उसकी फिक्र ही नहीं होती। आपका कंक्लूजन चाहे ट्रू हो चाहे वो फाल्स हो, अगर आपकी प्रेमिस जो है वो ट्रू है तो आप ये कहते हैं, सॉरी आपकी जो अगर प्रेमिस जो है वो फाल्स है तो आप ये कहते हैं कि ये इम्प्लीकेशन जो है ये पूरी की पूरी ट्रू हो गई। तो जब भी आपका कोई स्टूडेंट, सॉरी जब भी नदीम जो है वो एक्स की वैल्यू लेगा, नदीम के बारे में पहले बता चुका हूँ कि नदीम जो है वो आपकी क्लास का स्टूडेंट है, तो उसका मतलब क्या होगा कि स्टूडेंट ऑफ एक्स जो है वो फाल्स रिटर्न करेगा, और जो इम्प्लीकेशन है वो ट्रू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट आपको फॉर सम वैल्यू ऑफ एक्स ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गई, इवन दो कि आपकी क्लास का कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं था जिसने के जो मैक्सिको जो है विजिट किया, ठीक है। दोबारा मैं इस चीज को रिपीट करूं कि इस सिनेरियो को ध्यान में रखें कि हम ये सपोज कर रहे हैं कि नो स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हैज एवर विजिटेड मैक्सिको, ठीक है। यानी ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू फॉल्स है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हम सपोज कर रहे हैं कि आपकी क्लास में से कोई भी मैक्सिको नहीं है। लेकिन जब हम ये वाली स्टेटमेंट को एवेलुएट करते हैं एज ए ट्रांसलेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट इन रेड, तो तब क्या होता है, तो देन कम्स नदीम। नदीम इज अ पर्सन who is not student of your class, so student of x जो है वो evaluate to false, और उसके false होने की वजह से आपकी implication true होगी। तो x नदीम can take the value of x क्योंकि हमारी domain is the list of all people, the set of all people, तो नदीम is one of the people जो कि आपकी क्लास का स्टूडेंट नहीं है। तो स्टूडेंट ऑफ एक्स फाल्स हुआ, तो चाहे उसने मैक्सिको विजिट किया हुआ है या नहीं किया हुआ, तो ये आपको एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जिसके ऊपर आपकी ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये वाला जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है, ये वाली जो प्रोपोजिशन है ये ट्रू हो जाएगी। तो आपको ये कहना पड़ेगा कि ये जो पूरे का पूरा स्टेटमेंट आपने लिखा है ये ट्रू है, लेकिन ये उसके साथ कंसिस्टेंट नहीं है जो चीज हम इंग्लिश में कह रहे हैं, ठीक है। उसके साथ क्या कंसिस्टेंट है, उसके साथ ये वाली जो स्टेटमेंट है वो कंसिस्टेंट। लाइक अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू पर नदीम को रख के देखें, जो आपकी सेकंड लास्ट लाइन है जिसको मैं अभी अंडरलाइन कर रहा हूँ, तो जब आप कहेंगे कि स्टूडेंट ऑफ x की जगह पे आप नदीम लिखें तो ये फाल्स हो जाएगी, स्टूडेंट ऑफ x फाल्स हो जाएगी, और चूंकि आपने कंजंक्शन लगाया हुआ है तो ये पूरे का पूरा फाल्स हो। ये कब ट्रू होगा, देन देयर कम्स अ स्टूडेंट फॉर एग्जांपल आमिर, ठीक है, जो कि आपकी क्लास का स्टूडेंट। हम आप सिनेरियो चेंज कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपकी क्लास में एक स्टूडेंट आमिर था जिसने के मैक्सिको विजिट किया, ठीक है। तो नदीम के लिए हम देखेंगे कि स्टूडेंट एक्स फाल्स होगा, उसकी वजह से पूरा एक्सप्रेशन फाल्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जब आप एक्स की जगह पे आमिर पुट करेंगे तो ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगी, क्योंकि आमिर आपकी क्लास का स्टूडेंट भी है जैसा कि हमने सपोज किया, और उसने मैक्सिको भी विजिट किया जैसा कि हमने सपोज किया। अच्छा, अभी आपके लिए थोड़ी सी एक्सरसाइज है अपने लिए। बेसिकली ये माइंड एक्सरसाइज है जिसको आपने देखना है कि आप जाएंगे पिछली स्लाइड पे,
पिछली स्लाइड, सॉरी, ये वाली। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि अगर ये वाली स्टेटमेंट को आप उसी तरह कंजंक्शन से बनाने की कोशिश करें, ठीक है, लाइक आप ये कहने की कोशिश करें कि जब आपकी डोमेन जो है वो ऑल स्टूडेंट्स ऑफ GCUF है, और ये वाली जो चीज है, इस एक्सप्रेशन को, ये वाला जो आपका इंग्लिश का एक्सप्रेशन है, इसको आप रिप्लेस करने की कोशिश करें फॉर ऑल एक्स स्टूडेंट ऑफ एक्स कंजंक्शन P ऑफ एक्स, तो उससे क्या मसला पैदा है? उससे मैं आपको हिंट ये दे देता हूँ कि जब आपके पास कोई और बंदा आएगा, यानी आपकी जो ऐसा स्टूडेंट है जो कि आपके डिपार्टमेंट का नहीं है, उसके लिए स्टूडेंट ऑफ एक्स जो है वो फॉल्स हो जाएगा, और कंजंक्शन की वजह से वो आपका पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स। और इस एक वैल्यू की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि आपको जो यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन है उसमें आपको सिर्फ एक काउंटर एग्जांपल चाहिए, तो एक काउंटर एग्जांपल जो है जब आपको मिल गई, तो आप ये कहेंगे कि ये पूरी की पूरी चीज जो है ये फॉल्स है, दिस एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट, नॉट दिस एक्सप्रेशन द वन विद द कंजंक्शन। तो इसको आप बनाएं, इसके ऊपर गौर करें कि इसको अगर आप कंजंक्शन से बनाएंगे तो उससे क्या मसाइल पैदा होंगे। और जो एग्जिस्टेंशियल वाला था उसको तो हमने डिस्कस कर ही लिया है कि उसके साथ अगर हम उसको कंजंक्शन से बनाना है और उसको अगर हम इम्प्लीकेशन से बनाएंगे तो उससे क्या मसाइल पैदा। उसके बाद है इंग्लिश से ट्रांसलेशन, एक्सप्रेस द स्टेटमेंट एवरी स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज विजिटेड आइदर कनाडा और मैक्सिको। ये एक इजी चीज है, आपने एक की जगह पे आपने दो बना लिए, एक एम ऑफ एक्स बना लिया, एक सी ऑफ एक्स बना लिया, और डोमेन आपकी है स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, और इसकी ट्रांसलेशन ये होगी कि फॉर सम एक्स या एम ऑफ एक्स है या सी ऑफ एक्स है, ठीक है। उसके बाद है नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स। नेगेशन जो है उसको, अगर आप आपके पास क्वांटिफायर से पहले लगी हुई है तो उसको आप मूव कर सकते हैं क्वांटिफायर के अंदर की तरफ विद द प्रेडिकेट्स। लेकिन उसमें होगा क्या है कि आपके जो क्वांटिफायर होंगे वो चेंज हो जाएंगे। लाइक अगर आपके पास नेगेशन ऑपरेटर यूनिवर्सल से पहले लगा हुआ है, तो जब वो अंदर जाएगा तो आपके यूनिवर्सल को एग्जिस्टेंशियल में चेंज कर देगा, एंड वाइस वर्सा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये स्टेटमेंट कंसीडर करें, एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। ये वाली स्टेटमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके प्रेडिकेट आपने बना लिए, पी ऑफ एक्स जो है एक्स ने कैलकुलस पढ़ा हुआ है, डी जो है वो इस क्लास के स्टूडेंट हैं, ट्रांसलेशन ये होगी। अगर हम इसको नेगेट कर देते हैं, नॉट एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस। नॉट एवरी स्टूडेंट का क्या मतलब है कि हर स्टूडेंट ने नहीं। इसको अगर हम डिफरेंट तरीके से सोचे तो हम ये कह सकते हैं कि देयर इज सम स्टूडेंट हु हैज नॉट, ठीक है। नॉट एवरी स्टूडेंट का मतलब ये है कि देयर इज सम स्टूडेंट हु हैज नॉट, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कि जब एवरी स्टूडेंट था तो ये यूनिवर्सल था, जब नॉट एवरी हुआ तो आपने उसके साथ नेगेशन लगाई, लेकिन जब उसको आपने इंग्लिश में ही रीफ्रेज किया तो आपको ये पता चल रहा है कि ये एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात, ठीक है। तो जब इस स्टेटमेंट को हम, जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है, देयर इज सम स्टूडेंट, सॉरी ये तीसरी वाली स्टेटमेंट रेड में, देयर इज सम स्टूडेंट हु हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन कैलकुलस, तो इसको जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इस तरह से ट्रांसलेट कि देयर इज सम एग्जिस्ट सम स्टूडेंट एक्स सच दैट के उसने पी ऑफ एक्स जो है वो फाल है, या नॉट पी ऑफ एक्स, या नेगेशन ऑफ पी ऑफ एक्स। तो चले हम कहाँ से थे, हम इस स्टेटमेंट को निगेट कर रहे थे, ये जो स्टेटमेंट यहाँ पे है इसको निगेट कर रहे थे, इसके साथ हमने नेगेशन ऑपरेटर लगाया। जैसे ही ये नेगेशन ऑपरेटर अंदर मूव हुआ, उसने क्या किया कि यूनिवर्सल क्वांटिफायर को एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में चेंज कर। उसके बाद अब ये स्टेटमेंट जो है उसको कंसिडर करें, some students of this class has taken a course in calculus, का ट्रांसलेशन जो है वो यही होगी सिंपल कि sum x p of x। लेकिन अगर आप ये कहें कि not some students of this class has taken a course in calculus, ठीक है, तो क्या मतलब होगा कि कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है, none of the students has taken a course in calculus।
तो जब आप ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं है या नन ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आप किसकी बात कर रहे हैं? आप एवरीथिंग की बात कर रहे हैं, आप पूरी कलेक्शन के ऊपर असर्शन कर रहे हैं, तो आप यूनिवर्सल क्वांटिफायर की नॉट सम स्टूडेंट, तो आप इसका जो इक्विवेलेंट फ्रेज है वो ये है कि एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास हैज नॉट टेकन अ कोर्स इन, ठीक है। तो इसकी ट्रांसलेशन ये होगी जो थर्ड स्टेटमेंट है। तो कॉन्सिक्वेंटली आप ये लिख सकते हैं कि जब भी आप निगेट करेंगे एक एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर को, तो जैसे ही आपका ये प्रेडिकेट के साथ आएगा तो ये आपके क्वांटिफायर को चेंज करते हुए, यानी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर था, जब नॉट इसके ऊपर अप्लाई हुआ तो उसने क्या किया, उसने जो एग्जिस्टेंशियल था उसको यूनिवर्सल में चेंज कर नेगेशन ऑफ क्वांटिफायर्स, इसकी जो अभी हमने देखा है कि फॉर एग्जांपल ये चीज तो हमने शुरू में देख ली थी, जैसे ही हम क्वांटिफायर्स को पढ़ रहे थे कि जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है वो कंजंक्शन के बराबर होता है। तो हमने ये कहा कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक ऐसा पी ऑफ एक्स है जिसमें डोमेन आपकी ए बी सी एंड सो ऑन, तो फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? पी ऑफ ए कंजंक्शन पी ऑफ बी एंड कंजंक्शन पी ऑफ सी। इसी तरह एग्जिस्टेंशियल फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स किसके बराबर होगा? पी ऑफ ए डिसजंक्शन पी ऑफ बी डिसजंक्शन पी ऑफ सी। अब हम निगेट करते हैं जो पहले वाला है, जो यूनिवर्सल है उसको निगेट करते हैं। जब हम निगेट करेंगे तो क्या होगा? हम लेफ्ट साइड को भी निगेट कर रहे हैं, हम राइट साइड को भी निगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को हम छोड़ देते हैं और सिर्फ राइट साइड को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। तो राइट साइड को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता है कि जब ये निगेशन अंदर जाएगी तो डिमॉर्गन लॉ की वजह से आपका जो एंड होगा, आपका जो एंड होगा वो और में चेंज हो जाएगा, यानी कंजंक्शन जो है वो डिसजंक्शन में चेंज हो जाएगी, और आपके जो नॉट है नेगेशन ऑपरेटर वो हर एक प्रेडिकेट के साथ लग जाएगा। यानी ये इस तरह से बन जाएगा कि नॉट पी ऑफ ए डिसजंक्शन नॉट पी ऑफ बी डिसजंक्शन नॉट पी ऑफ सी। तो आपको ये पता है कि ये सारी जो है वो डिसजंक्शंस हैं, किसकी डिसजंक्शंस हैं? नॉट पी ऑफ एक्स की डिसजंक्शन, ठीक है। यानी ए बी सी क्या है? ए बी सी है एक्स की वैल्यूज, एक्स की डोमेन, ठीक है। तो इसको आप जो है वो समराइज करके इस तरह से लिख सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट सम एक्स नॉट पी ऑफ एक्स, ठीक है। इसी तरह से इसी लॉ के तहत जो है वो आप ये वाला काम भी कर सकते हैं, जब आप सम एक्स पी ऑफ एक्स को निगेट करते हैं, इसको आप गो थ्रू करिए बिल्कुल उसी तरह से, इसमें भी डिमॉर्गन लॉ जो है वो लगता है। उसके बाद निगेशन की एग्जांपल्स हैं। व्हाट आर द निगेशंस ऑफ स्टेटमेंट फॉर ऑल एक्स एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एंड फॉर सम एक्स एक्स स्क्वायर इज 2। तो यहाँ पे भी मैं आपको एक एग्जांपल जो है वो बता रहा हूँ। सपोज हम इसको निगेट करते हैं, तो हमें ये पता है कि जब नेगेशन अंदर जाएगी तो ये आपका क्वांटिफायर जो है वो चेंज हो जाएगा, नेगेशन जो है वो इस प्रेडिकेट के साथ चलेगी। उसके बाद हम ये नेगेशन को फर्दर अंदर जो है वो ले जाते हैं, तो ये किसके बराबर होगा कि फॉर सम एक्स एक्स स्क्वायर पहले ग्रेटर देन एक्स था तो ये लेस देन इक्वल टू एक्स होगा। तो नेगेशन का यही मतलब होगा कि जो ग्रेटर देन है वो लेस देन और इक्वल। ये एग्जांपल जो है ये आप खुद से देखेंगे बिल्कुल उसी तरह से। उसके बाद हमने ये प्रूव करना है कि फॉर ऑल एक्स पी एक्स इम्प्लाइज क्यू एक्स एंड फॉर सम एक्स पी ऑफ एक्स एंड नॉट क्यू ऑफ एक्स जो है ये लॉजिकली इक्विवेलेंट, ठीक है। ये एक छोटा सा प्रूफ है, इसको देखते हैं। तो लेट्स टेक द लेफ्ट हैंड साइड। इसके ऊपर जब हम निगेशन जो है वो अप्लाई की तो क्या हुआ, ये आपका क्वांटिफायर जो है वो एग्जिस्टेंशियल बन गया, और जो निगेशन थी वो आपके पास जो है ये प्रेडिकेट्स के साथ चली गई, ठीक है। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये जो हमारी इम्प्लीकेशन है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, निगेशन को भी हम अंदर नहीं लेके जा रहे, इम्प्लीकेशन जो है उसको रिप्लेस कर देंगे। आपको पता है कि P इम्प्लाइज Q जो है किसके बराबर होता है? वो नॉट P डिसजंक्शन Q के बराबर होता है। तो हम इसी तरह से करेंगे कि नॉट P ऑफ X डिसजंक्शन Q ऑफ X, जो कि इसका इक्विवेलेंट फॉर्म, इक्विवेलेंट लॉजिकल फॉर्म। उसके बाद हम जो नॉट है उसको अंदर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? फॉर सम एक्स
यहाँ पे x जो है वो मिस हो गया, मैं अभी दोबारा इसको लिखता हूँ। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। ठीक है, तो यहाँ पे थे हम इस स्टेटमेंट पे कि ये स्टेटमेंट कैसे आई है, ये इसका जो इस इम्प्लीकेशन है उसका इक्विवेलेंट फॉर्म लिखने के बाद, उसके बाद हमने नेगेशन को दोनों के साथ अप्लाई कर दिया। ये डे मॉर्गन लॉ लगेगा तो ये एंड जो है, सॉरी जो डिसजंक्शन है ये कंजंक्शन में चेंज हो जाएगी, और नेगेशन जो है वो नॉट पी ऑफ एक्स के साथ भी आ जाएगी, यानी ये जो नेगेशन जो अभी आ रही है इसके साथ, और ये नेगेशन जो ये पहले से पी ऑफ एक्स के साथ मौजूद, ठीक है, और क्यू ऑफ एक्स जो है उसके साथ भी नेगेशन आ जाएगी। यहाँ से अब आप लॉ ऑफ डबल नेगेशन से देख सकते हैं कि पी ऑफ एक्स जो है वो अकेला रह जाएगी, यानी उसकी नेगेशन खत्म हो जाएगी डबल नेगेशन की वजह से, और क्यू ऑफ एक्स जो है वो नेगेशन के साथ आएगा, इन दोनों के दरमियान जो है वो एक कंजंक्शन होगा। तो यही वो चीज है जिसको हम प्रूव करना चाहते हैं। फाइनली ये समरी है, फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इज ट्रू फॉर एवरी एक्स। कब ये ट्रू होगा कि जब पी ऑफ एक्स जो है वो हर एक्स के लिए ट्रू होगा। ये फॉल्स कब होगा, मुझे हाइलाइटर जो है वो सिलेक्ट कर लूँ मैं। हाँ, ये ट्रू कब होगा, जब पी ऑफ एक्स जो है वो हर एक्स की हर वैल्यू के लिए ट्रू। ये फॉल्स कब होगा, व्हेन देयर इज एन एक्स फॉर व्हिच पी ऑफ एक्स इज फॉल्स। उसके बाद आपका एग्जिस्टेंशियल है, फॉर सम ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, ये कब ट्रू होगा, व्हेन देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच पी ऑफ एक्स इज ट्रू। और ये फॉल्स कब होगा, व्हेन पी ऑफ एक्स इज फॉल्स फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। उसके बाद नेगेशन है, डे मॉर्गन्स लॉ फॉर क्वांटिफायर्स। वो क्या है कि अगर नेगेशन जो है वो आपके पास एग्जिस्टेंशियल के साथ लग रही है तो नेगेशन जो है वो मूव कर जाएगी आपके प्रेडिकेट के साथ, लेकिन वो मूव करने से पहले आपका जो क्वांटिफायर है उसको चेंज कर देगी, एग्जिस्टेंशियल को यूनिवर्सल में कर देगी और यूनिवर्सल को एग्जिस्टेंशियल में कर देगी। यहाँ पे हमने यूनिवर्सल से एग्जिस्टेंशियल में किया, और ये लाइन अगर आप देखें, ये अगर रो देखें तो यहाँ पे आप यूनिवर्सल को एग्जिस्टेंशियल में कर रहे हैं, काम वही हो रहा है कि आपका नेगेशन जो है दैट इज मूविंग फ्रॉम क्वांटिफायर टू द प्रेडिकेट। ठीक है, अब नेगेशन ट्रू कब होगी? ठीक है, फॉर एग्जांपल अब इसकी बात करते हैं, देयर एग्जिस्ट सम एक्स पी ऑफ एक्स, सॉरी नॉट देयर एग्जिस्ट सम एक्स पी ऑफ एक्स। ये कब ट्रू होगा, फॉर एवरी एक्स पी ऑफ एक्स इज फॉल्स। ठीक है, और ये फॉल्स कब होगा, देयर इज एन एक्स फॉर व्हिच पी ऑफ एक्स इज ट्रू। तो ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हैं कि ये ट्रू कब होंगे या फॉल्स कब होंगे। तो यहाँ पे अभी हम अपना लेक्चर जो है उसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जो है वो नेस्टेड क्वांटिफायर्स के बारे में बात करेंगे, कि जब आपके पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट होंगे जो रिक्वायर करते हैं कि आप एक से ज्यादा क्वांटिफायर यूज करें, प्लस हम कुछ इन्फ्रेंस रूल्स जो है उनको भी देखें। अल्लाह हाफिज।